आज अध्ययन करते हैं हम प्रक्षेप के बारे में। प्रक्षेप क्या होता है, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, क्यों प्रक्षेप बनाए जाते हैं। तो हमें पता है कि हम पृथ्वी का अगर वास्तविक रूप देखना चाहे तो हमें ग्लोब की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन ग्लोब ऐसा एक गोल इक्विपमेंट है जिसे आप जेब में नहीं रख सकते, उसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। यही कारण है कि हम क्या करते हैं कि इस ग्लोब में बने हुए जो रेखाओं के जो जाल होते हैं, उसको हम एक समतल कागज पर भिन्न-भिन्न रूपों में बदल देते हैं। तो उसके बाद हम मानचित्र तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से जो कार्य किया जाता है उसे हम प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप का अर्थ क्या होता है कि ग्लोब पर जो अक्षांश व देशांतर रेखाएं जो बनी हुई है, अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का जो जाल है, उसे हम एक समतल कागज पर या जो टेंजेंट प्लेन है या प्रक्षेपण तल है उस पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्रक्षेप की अलग-अलग प्रकार की विशेषताएं आपको अलग-अलग पुस्तकों में अलग-अलग प्रकार से देखने को मिल सकती है। हम यहाँ पर डिस्कस न करते हुए कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। प्रक्षेप क्या होता है? तो उसमें अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर समदूरी पर खींची गई काल्पनिक सरल रेखाएं होती है। हालांकि ये सम दूरी वाला जो फैक्टर होता है, ये सभी जगह समान नहीं रहता है। अलग-अलग फैक्टर में अलग-अलग प्रकार की दूरियां हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम लैम्बर्ट बनाएंगे, तो लैम्बर्ट का जब प्रक्षेप बनाएंगे सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में, तो वहां पर जैसे-जैसे हम इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो उन अक्षांश रेखाओं के बीच का जो अंतर है, वो कम होता जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विपरीत अगर हम मार्केटर बनाते हैं, तो ये गैप बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से समदूरी नहीं रहती है, दूरी चेंज होती रहती है। देशांतर रेखाएं समान लंबाई व समान अंतर पर खींची जाती हैं, तो इस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है तथा अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये भी हर जगह पर संभव नहीं होता, लेकिन ऐसा एक विशेषताओं के रूप में हम देख सकते हैं। एक प्रक्षेप जब बनाएंगे तो हमें किन-किन आवश्यकताओं की आवश्यकता है, यानी उसके रेडिकल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी अक्षांश तथा देशांतरों का क्या अंतराल है, क्या अ, विस्तार है, वो हमें पता होना चाहिए। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कटिबंध कहते हैं। जैसे कि हम कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम ट्रॉपिक्स कहते हैं, ट्रॉपिकल कहते हैं या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये कटिबंध कहलाते हैं। प्रक्षेप का मापक जरूरी होता है। तो लो जो वास्तविक अर्धव्यास है, तो उस वास्तविक अर्धव्यास के लिए हम पूर्ण संख्या इंच में या विभिन्न प्रकार से 635 ये लेते हैं आंकड़ा, यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार से हम अगर r ज्ञात करना होता है, तो पृथ्वी के जो लघुकृत गोला होता है, छोटा-सा जब हम गोला मान लेते हैं कि पृथ्वी का ये गोला है, तो उसका अर्धव्यास कितना होगा, तो उसे r से ज्ञात करते हैं। r ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो वास्तविक अर्धव्यास है, तो लगभग 65 करोड़ का जो आपका वास्तविक अर्धव्यास है 650 देन 60 नीचे सॉरी 635 और फिर 60 जो है वहां पर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम 635 या 640 अप्रोक्सीमेटली में जो आरएफ दे रखा होता है उस आरएफ का हम उसमें भाग देते हैं। तो इस प्रकार से भाग देने के बाद हमें आर प्राप्त होता है। जैसे कि आरएफ दे रखा है हमें 120 और 120 और फिर देन 60 एंड अगर वास्तविक अर्धव्यास है हम 635 मान लेते हैं, तो हम 635 में से भाग देंगे 120 का 60 से 60 कट जाएंगे और आंसर जो रहेगा वो आर के रूप में मिल जाएगा। फिर और हमें पता होना चाहिए कि उसका एरिया कितना है। एरिया का अर्थ होता है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है। तो उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है उसे हम अक्षांश रेखाओं से ज्ञात करते हैं तथा पूर्व पश्चिम का जो विस्तार होता है उसे हम देशांतर रेखाओं से ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर यानी आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब प्रक्षेप कैसा हो, तो एकदम सरल हो, दिशा शुद्ध रहे यानी एजीमुथल रहे, स्केल जो है वो सही रहे, होमोलोग्राफिक रहे यानी उसमें किसी प्रकार की आकृति में बदलाव। इसके अलावा यानी यथाकृतिक होना चाहिए। 4 नंबर बिंदु पर हम पहुंच गए थे। फिर हम बात करते हैं उसकी क्षेत्रफल की शुद्धता समान रहे यानी इक्वल एरिया या ऑर्थोग्राफिक प्रकार का मानचित्र रहे। तो होमोलोग्राफिक हो सकता है, ऑर्थोमॉर्फिक हो सकता है, ऑर्थो ग्राफिक हो सकता है तथा उसके साथ साथ उसमें एजीमुथल वाला गुण भी देखने को मिलता है। बात करते हैं प्रक्षेपों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो प्रकाश
की दृष्टि से सबसे पहले वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया जा सकता है, संदर्श यानी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस क्या होते हैं? तो हम जब प्रकाश की सहायता से यानी हम ग्लोब के अंदर या ग्लोब के विभिन्न रूपों में अगर प्रकाश रखते हैं और उसके बाद कल्पना करते हैं, तो प्रकाश की सहायता से जो बनाए जाते हैं, यानी लाइट का सोर्स कहाँ पर रखा है, उसके आधार पर जो प्रक्षेप बनते हैं, उन्हें हम संदर्श प्रक्षेप कहते हैं। दूसरा जो होता है असंदर्श, इस प्रकार के जो प्रक्षेप होते हैं, उनका जो निर्माण है, हम गणितीय विधियों के आधार पर यानी मैथमेटिक कैलकुलेशन के माध्यम से हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से इस प्रकार के प्रोजेक्शंस बनाते हैं। तो असंदर्श प्रकार के जो प्रोजेक्शंस होते हैं, वो आपको जब आप पीजी लेवल पर आते हैं, तब वहां पर बनाने होते हैं। जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं, तब आपको प्रकाश की सहायता से ही प्रोजेक्शन बनाने के लिए कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि रचना विधि के आधार पर, रचना विधि के आधार पर यानी जो प्रोजेक्शन है वो आप किस प्रकार से बना रहे हैं। तो प्रोजेक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं, उसमें से मुख्य रूप से 4 रचना विधि के आधार पर यानी आपके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 4 प्रकार के प्रोजेक्शन हो सकते हैं। शिरोबिंदु यानी जिसे जेनिथल प्रोजेक्शन कहा जाता है। तो जेनिथल प्रोजेक्शन जो होता है, इसमें स्पर्श रेखा तल पर खींची जाती है, ठीक है? तो स्पर्श रेखा का अर्थ होता है कि अगर हम इसमें कल्पना करें कि ग्लोब जो है, उस ग्लोब के किसी एक बिंदु पर हम किसी कागज के प्लेन को स्पर्श करवाते हैं, तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन होता है। यानी प्लेन कागज जो है, वो हम उसके ऊपर रख रहे हैं, ठीक है? तो वो सारे जो प्रोजेक्शन होते हैं, वो जेनिथल कहलाते हैं, ठीक है? जेनिथल प्रोजेक्शन होते हैं मुख्य रूप से तो आपके भूमध्य जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, फिर भी इक्वेटोरियल रीजन के भी, और जो भूमध्य रेखा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच के जो मिड लैटिट्यूड्स होते हैं, वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो कागज है वो कहाँ पर रख रहे हैं, तो कागज की कल्पना की जा रही है कि कागज जो है वह किसी एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो इसको ठीक जैसे शंकु का आकार का देखेंगे, तो एक शंक्वाकार आकार है जिस प्रकार से कॉनिकल प्रोजेक्शन। तो कॉनिकल प्रोजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि प्रक्षेपों का निर्माण हम क्या कल्पना करता है कि कागज का जो शंकु है वह हम धरातल पर स्पर्श करा रहे हैं, या धरातल या जो ग्लोब है उस ग्लोब पर कागज का शंकु या कोण बनाकर पहना रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ बेलनाकार प्रक्षेप होता है, इसे सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कहा जाता है। तो इसमें हम कागज का एक बेलन या एक खोखला बेलन बनाकर उस ग्लोब के ऊपर पहनाने की कल्पना करते हैं। कुछ परंपरागत होते हैं, कन्वेंशनल प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे रूढ़ प्रक्षेप कहते हैं। तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं कि जैसे कि आपका गोलीय हो सकता है, स्फेरिकल प्रोजेक्शन हो सकता है, मॉलविड हो सकता है, सैमसन फ्लैमशील्ड हो सकता है, और इसके भी इंटरप्रेट मॉडल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये अलग-अलग प्रकार के प्रोजेक्शन होते हैं। तो जब आप कागज प्लेन कागज किसी ग्लोब के ऊपर रख रहे हैं, तब आपके जेनिथल है। अगर आप कोण बना के ग्लोब के ऊपर कल्पना कर रहे हैं, तो शंक्वाकार है। आप खोखला बेलन यानी एक पाइप नुमा कागज को गोल करके ग्लोब को पहनाने की कल्पना करते हैं, तो बेलनाकार प्रक्षेप कहलाते हैं। बेलनाकार जो प्रक्षेप होते हैं, उसका जो निर्माण किया जाता है, हम भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को दिखाने के लिए करते हैं। शंक्वाकार जो प्रोजेक्शन होते हैं, उनको या उनका जो प्रयोग होता है, वह हम मिड लैटिट्यूड्स यानी जो मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र है, उनको दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जेनिथल जो प्रोजेक्शन होते हैं, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से आपके जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, उनका प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ स्पर्श केंद्र मानकर हम इसके जेनिथल प्रोजेक्शन की रचना कर सकते हैं। जैसे कि इक्वेटोरियल अगर बनाना है तो हम इस प्रकार बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर कि उद्देश्य क्या है। तो ऐसे मान प्रक्षेप जिसमें एरिया जो है इक्वल रहे, यानी क्षेत्रफल सदैव शुद्ध रहता है, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल अगर करें तो हमें जो क्षेत्रफल मिलता है वो शुद्ध मिलता है। तो रेखा अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का जाल हम इस प्रकार से बनाते हैं कि मानचित्र पर बनाए गए जितने भी जो भाग हैं वो ग्लोब के बराबर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के जो क्षेत्रफल होता है इक्वल एरिया, तो जरूरी नहीं है कि इसमें आकृति भी सही रहे, उसका शेप भले ही बिगड़ जाए, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। कुछ होमोलोग्राफिक्स होते हैं, शुद्ध आकृति वाले होते हैं। शुद्ध आकृति वाले जो प्रोजेक्शन होते हैं कि उसमें आपके जो शेप होता है वो बराबर रहता है, लेकिन जो क्षेत्रफल है इसमें थोड़ा-सा बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार की शुद्ध आकृति संभव हो सकती है केवल इसी स्थिति में कि वो कह सकते हैं कि हम कल्पना करें कि जैसे कि कहा है कि ये शुद्ध आकृति वाला केवल आदर्श संकल्पना है, ऐसा होता नहीं है, आकृति में थोड़ा-सा
बदलाव आ ही जाता है। तो आकृति अगर सेम रहे, आकृति में किसी प्रकार का बदलाव ना हो, तो वो यथाकृतिक या होमोलोग्राफी कहलाएगा। तीसरे प्रकार का जो है जिसे शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहा जाता है। शुद्ध दिशा जो प्रक्षेप होते हैं उनका जो प्रयोग किया जाता है, यानी ग्लोब में अगर कहीं दो बिंदुओं के बीच की अगर हम लाइन खींचते हैं तो उसमें अंतर नहीं मिले। अंतर नहीं मिले का अर्थ हो गया कि वह प्रक्षेप जो है वह ग्लोब पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो दिशा है वही दिशा अगर आपको उस प्रक्षेप में देखने को मिलती है, दिशा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, तो वह शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहलाता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्षेपों के अलग-अलग प्रकार हैं। इसी प्रकार से हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन को एक बार पुनः देखते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ लाइट्स हम बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्पस बना सकता है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं और कुछ कन्वेक्शंस हो जाए। बढ़ते हैं, देखिएगा ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर कुछ काल्पनिक वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो विस्तार होते हैं, अक्षांश को हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले रहते हैं और जो पूर्व से पश्चिम की तरफ फैले होते हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं। तो इस ग्लोब पर ये जो है ये आपके इस प्रकार से लॉन्गिट्यूड्स पाई जाता है, देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं और इस तरफ से जो आड़ी रेखाएं होती हैं, जो आड़ी रेखाएं होती हैं इस प्रकार से उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। इसी प्रकार से हमने पढ़ा कि कुछ नॉन पर्सपेक्टिव होते हैं। नॉन पर्सपेक्टिव जो होते हैं उन्हें हम गणित की सहायता से बनाते हैं। इनका उपयोग हम कह सकते हैं अधिक किया जाता है, आसानी से गणितीय घटना क्रियाओं के माध्यम से इसे बनाया जा सकता है। कुछ अनानुदृष्टि होता है, संदर्श होता है, यानी जियोमेट्रिकल या पर्सपेक्टिव होता है। इन्हें हम बनाने के लिए प्रकाश के आधार पर हम बनाते हैं कि यहाँ पर दो स्थितियां, तीन प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेगी। देखिएगा, प्रकाश अगर हमने केंद्र के अंदर रखा, यानी लाइट का सोर्स अगर हम मान ले कि जो ग्लोब है वो कांच का बना हुआ है और उसके बीचों बीच अगर केंद्र में लाइट रखी जाती है और फिर अगर हम प्रोजेक्टर बनाना चाहे कि वहां से जो रोशनी निकलेगी वो किन किन रेखाओं से होकर गुजरेगी और उसको अगर किसी कागज पर हम प्रदर्शित करते हैं तो हमारा नोमोनिक या केंद्रक प्रक्षेप कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम प्रकाश के सिरे को ग्लोब के व्यास के एक सिरे पर रखकर, यानी एक सिरे पर रखने का अर्थ हो गया कि अगर हमें दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध का मित्र बनाना है तो हम यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर लाइट का सोर्स रखेंगे और जो टेंजेंट प्लेन है यानी जो कागज है जिस पर हमें प्रक्षेप बनाना है वो इसके ठीक विपरीत कोने पर रखेंगे। और जब हम प्रकाश को अनंत दूरी से फेंकते हैं तो उसे हम ऑर्थोग्राफिक या लंब कोणीय प्रक्षेप कहते हैं। इसमें क्या कल्पना की जाती है जो कि लाइट का जो सोर्स है वो अनंत दूरी पर है, काफी दूर से सूर्य का प्रकाश या लाइट का जो आ रहा है, किरणें आ रही है और वो किरणें ग्लोब से अंदर से गुजरते हुए इस कागज पर इन रेखाओं को बना रही। तो इस प्रकार से अलग अलग लाइट के सोर्स के आधार पर हम प्रोजेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। कुछ प्रयोजन के आधार पर या गुण के आधार पर होते हैं। तो जो इक्वल एरिया या होमोलोग्राफिक होते हैं वहां पर उनकी क्या विशेषता होती है कि उनका जो क्षेत्रफल रहता है वो एक समान रहता है, क्षेत्रफल में किसी प्रकार का बदलाव नहीं रहता है। यानी ग्लोब के प्रदर्शित किए जाने वाले जो भाग है तथा मानचित्र प्रक्षेप पर जो मैप बनाया गया है उन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो समान रहेगा। इसी प्रकार से शुद्ध आकृति वाले होते हैं उन्हें ऑर्थोमॉर्फिक कहते हैं। ऑर्थोमॉर्फिक जो प्रोजेक्शंस होते हैं उनका अर्थ क्या होता है कि उसका जो आकार है उस आकार में किसी प्रकार का कोई बदलाव न आए। जैसा ग्लोब पर आकार है वैसा ही आकार अगर आपको प्रक्षेप पर मिलता है तो उसे हम ऑर्थोमॉर्फिक या शुद्ध आकृति या यथाकृतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे प्रक्षेप होते हैं जिनमें दिशा शुद्ध रखी जाती है, उन्हें कन्फॉर्मल या फिर हम कह सकते हैं एजीमुथल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर रचना विधि के आधार पर जो प्रक्षेप है उनको सिलेंड्रिकल, यानी कल्पना की जाती है कि कागज का एक जो खोखला बेलन है यानी जो सिलेंडर है वो ग्लोब को घेरे हुए। तो भूमध्य रेखा को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के जो चित्र है या भूमध्य रेखीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। तो ग्लोब के मध्य में प्रकाश रखा जाता है। किस प्रकार से बनाया जाता है आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के ऊपर या सिलेंडर जो है पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से ग्लोब के ऊपर पहना दिया
और उसके बाद जब हम उसको प्लेन कागज पर इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं तो बीच में आपका इक्वेटर आ जाएगा। इक्वेटर का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और इस प्रकार से पूरे वर्ल्ड का मैप देखने को मिलेगा। लेकिन मेन जो शुद्धता जो रहेगी वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंतर्गत ही रहेगी। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होते हैं जिसके अंदर जो क्षेत्रफल है शुद्ध रहता है या होमोलोग्राफिक होता है, और कुछ होता है जिसके अंदर आकृति शुद्ध रखी जाती है, जैसे ऑर्थोमॉर्फिक प्रकार का जो है, जो गिरार्डस मर्केटस ने 1559 में इस प्रकार का मानचित्र बनाया था। बेलनाकार प्रक्षेपों की अगर बात करें तो अक्षांश व रेखा जितनी भी होती हैं वो बराबर रहती है, यानी भूमध्य रेखा के बराबर ही सारी की सारी अक्षांश रेखाएं बनाई जाती हैं। 90 डिग्री जो होती है, जो ग्लोब पर तो होता है एक बिंदु के रूप में होता है, लेकिन इस प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा के बराबर यानी बिंदु के रूप में न होकर भूमध्य रेखा के बराबर लंबाई रखता है। देशांतर रेखा एकदम सीधी होती है, समान लंबाई की होती है और भूमध्य रेखा के लगभग लगभग कुछ कंडीशंस में आधी होती है, ठीक है, और एक दूसरे के समानांतर होती है। दोनों जो देशांतर रेखा है उनके बीच का जो अंतराल है वो स्वयं रहता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती है। भूमध्य रेखा पर मापन शुद्ध होता है कि 2πr से इसे ज्ञात किया जाता है, और 2r जो होता है यानी उसकी जो स्पर्श बिंदु है ग्लोब के ऊपर जो हमने बेलन पहनाया, जो उसका स्पर्श बिंदु है वहां पर मापनी शुद्ध रहती है। और बेलनाकार प्रक्षेप में जो बेलन है वह भूमध्य रेखा पर छूता है, इसलिए वहां पर आपका मापक शुद्ध रहता है। जैसे हम उससे ऊपर जाएंगे वहां पर आपको थोड़े से मापनी में अंतर देखने को मिलेगा। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को दिखाने के लिए इस प्रकार के प्रक्षेप बनाए जाते हैं। इस पर भूमध्य रेखा पर मापन शुद्ध रहता है और इसके दोनों ओर 30 डिग्री तक मापन में कोई अंतर नहीं आता, उसके बाद आपको मापने में अंतर देखने को मिलता है। कुछ प्रक्षेप जो होते हैं कॉनिकल होते हैं, तो ये मानकर चला जाता है कि कागज का जो शंकु है जो ग्लोब पर इस प्रकार से रखा जाता है कि उसका जो शीर्ष यानी जो वर्टेक्स है वह ग्लोब की धुरी के बिल्कुल ठीक ऊपर है, और शंकु का भीतरी तल जो है वह एक अक्षांश रेखा को छूता है। अगर एक अक्षांश रेखा को छूता है या जिस स्थान पर छूता है उसे हम स्टैंडर्ड पैरेलल कहते हैं, जो भी हम क्लास के अंतर्गत अच्छी तरीके से देख चुके हैं। जिस रेखा पर शंकु को शीर्ष बिंदु से आधार तल पर धरातल पर टिका हुआ मानते हैं, यानी इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक कागज का शंकु हमने बनाया, तो ये कागज का जो शंकु है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये ग्लोब को स्पर्श कर रहा है। अगर एक जगह स्पर्श करता है तो एक मानक अक्षांश, अगर ये दो जगह पर स्पर्श करता है तो दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप कहलाता है। इसको जब हम कागज पर रखते हैं तो इस प्रकार का चित्र हमें सामने आता है। क्या विशेषता होती है कि इसने जितनी भी जो रेखाएं होती हैं वृत्त की चाप होती है, यानी अक्षांश रेखाओं को एक ही यहाँ से यानी एक ही बिंदु से हमने सारी की सारी अक्षांश रेखाओं को खींचा है। एक ही वृत्त का जो केंद्र होता है उसकी चाप होती है। जो सेंट्रल मेरिडियन लाइन होती है वहां पर मापक शुद्ध रहता है। दोनों और साइड की दिशा में जो तंग पट्टी होती है यानी आसपास के क्षेत्रों में मापक लगभग शुद्ध रहता है। केंद्रीय मध्याह्न रेखा यानी बीचों बीच वाली लाइन तो होती है एकदम सीधी और वहां पर मापक यानी स्केल शुद्ध रहता है। केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर दूसरी जितनी भी जो अक्षांश रेखाएं होती है समकोण पर काटती है, और ध्रुव से दूर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी बढ़ती है। जैसे कि ये ध्रुव है और ध्रुव से इधर जाएंगे या इधर जाएंगे तो यहाँ पर जो गैप है वो आपके निरंतर बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से इसका जो प्रयोग किया जाता है यानी मिडिल लैटिट्यूड्स जो होते हैं उसको दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार के बनाए जाते हैं, एक मानक अक्षांश और दो मानक अक्षांश। अगर ये रेखा एक जगह पर स्पर्श कर रही है, ये कल्पना की जाती है, तो एक मानक अक्षांश, और दो मानक अक्षांश यानी दो मानक अक्षांशों यानी दो अक्षांश रेखाओं पर स्पर्श कर रही है। दोनों मानक अक्षांश पर मापनी जो रहेगी शुद्ध रहेगी। इसके अलावा बॉन्ड प्रक्षेप जिसमें हर एक रेखा जो मानक अक्षांश मानी जाती है, जब वो बहुत सारे शंकुओं की कल्पना की जाती है तो वहां पर पॉलीकॉनिक बनाया जाता है, और इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन जो होता है वो भी एक कॉनिकल प्रोजेक्शन का रूप माना जाता है। कुछ ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेप होता है जिसे जेनिथल प्रोजेक्शन कहते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि जो धरातल है यानी जो समस्त धरातल है वो ग्लोब को किसी उच्चतम बिंदु पर स्पर्श करता है। उस धरातल पर प्रकाश या अन्य विधि से देशांतर रेखाओं को उतारा जाता है। किस प्रकार से देखिएगा कि जब समतल धरातल है पर ग्लोब के किसी एक ध्रुव को स्पर्श करे तो उसे ध्रुवीय ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेप कहते हैं, पोलर जनक। यानी
ऐसा ही अगर हमने कागज लिया और कागज लेकर हम कल्पना करते हैं कि कागज जो है यहाँ पर रखा गया है, ऐसी स्थिति में उसे पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा टेंजेंट प्लेन, ठीक है। अब इस टेंजेंट प्लेन में देखिएगा हमने इक्वेटर के ऊपर रखा है, तो इक्वेटर पर रखा है तो ये क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल प्रोजेक्शन कहलाएगा, ठीक है, इक्वेटोरियल जेनिथल प्रोजेक्शन। इसी प्रकार से अगर हमने इसके ठीक ऊपर रखा है, ऐसी स्थिति में ये तो कहलाएगा पोलर जेनिथल। यहां पर रखा है, यानी यहां पर पहले देख लीजिएगा, हमने ध्रुव प्लेन यानी जो टेंजेंट प्लेन है उसको ध्रुवीय क्षेत्र पर रखा है, तो कहलाएगा पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। और अगर हमने इस कागज को भूमध्य रेखा से स्पर्श कराते हुए रखा है, तो उसका अर्थ हो गया कि यह इक्वेटोरियल जेनिथल प्रोजेक्शन है, यानी विषुवत रेखीय मध्य प्रक्षेप। और अगर न तो हमने ग्लोब पर स्पर्श करा रखा है और न ही हमने भूमध्य रेखा पर स्पर्श करा रखा है, बीच के मिड लैटिट्यूड्स वाला जो इलाका है वहां पर स्पर्श करा रखा है, तो उसे ऑब्लिक्यू यानी तिर्यक मध्य प्रक्षेप के नाम से या ऑब्लिक्यू जेनिथल प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने ध्रुवीय, पोलर, जेनिथल, इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन, यानी ऐसा प्रक्षेप है जो ध्रुवीय क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है, जेनिथल कंडीशन है, और अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बीच का जो अंतराल है वो सेम है। दूसरा, ध्रुवीय ऊर्ध्ववर्ती शुद्ध क्षेत्र प्रक्षेप यानी पोलर रीजन का है, जेनिथल कंडीशंस का है, और एरिया यानी क्षेत्रफल जो है वह शुद्ध है। इसी प्रकार से नॉमोनिक यानी प्रकाश का केंद्र ठीक बीच में रखा गया है, स्टीरियोग्राफिक यानी ऐसा प्रक्षेप है जिसमें जो प्रकाश का केंद्र है विपरीत ध्रुव पर रखा गया है, और ऑर्थोग्राफिक यानी जो प्रकाश का केंद्र जो है वह अनंत दूरी पर माना गया है। तो इस प्रकार से ये ऑर्थोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन या विभिन्न प्रकार के जेनिथल प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं। अब इनकी क्या विशेषता है, तो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है वह बिंदु के रूप में होती है, और उसी से विभिन्न अक्षांश रेखाएं बनाई जाती हैं जो वृत्त के रूप में बनाई जाती है। जैसे जैसे उद्देश्य होता है तो इनके बीच की दूरी बढ़ती या घटती रहती है। देशांतर रेखाएं एकदम सीधी होती हैं और सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आकर मिलती है। देशांतर रेखाएं वृत्तों का अर्धव्यास होती है, यानी जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या होती है, यानी हर एक वृत्त जो होती है उसकी त्रिज्या के रूप में देशांतर रेखाएं खींची जाती है। एक अक्षांश रेखा पर इनके मध्य की जो दूरी यानी देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी हर एक अक्षांश वृत्त पर बराबर देखने को मिलेगी। अक्षांश व देशांतर रेखाएं समकोण पर काटती है। इसमें दिशाएं शुद्ध होती है, इसलिए इसको एजीम्यूथल यानी शुद्ध दिशा प्रक्षेप भी कहा जाता है। वृत्ताकार प्रकार का बनता है, यानी देखने में लगता है कि इसमें गोलार्ध को मुख्य रूप से दिखाया जाता है, और इस प्रकार के प्रक्षेप में एक समय में एक ही गोलार्ध को दिखाया जा सकता है, दोनों गोलार्धों को एक साथ नहीं दिखाया जा सकता है। जैसे कि एक जो प्रक्षेप है, जैसे कि ध्रुवीय कमध्य नौमनिक प्रक्षेप है, उसमें एक गोलार्ध को भी पूर्ण रूप से हम अच्छी तरीके से नहीं बना सकते, तो ये कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो प्रक्षेपों का वर्गीकरण परियोजन के आधार पर देखिएगा। परियोजन के आधार पर क्षेत्रफल जिसका शुद्ध रहता है, शुद्ध क्षेत्रफल, आकृति यानी जिसमें आकृति में बदलाव नहीं रहता है, और एजीमुथल यानी शुद्ध दिशा वाले प्रक्षेप, इक्वल एरिया, और यहाँ पर आपका आकृति सेम, ये एजीमुथल हो गया, और ये हो गया इक्वी डिस्टेंस, इक्वल एरिया, ठीक है, और ये हो गया इक्वी डिस्टेंस, एजीमुथल, और ये हो गया आपका यथाकृतिक प्रकार का जिसमें आकृति नहीं बदलती है। फिर प्रकाश के आधार पर एक तो हो गया संदर्श और एक हो गया असंदर्श। जो संदर्श प्रक्षेप जो होते हैं उसके लिए हमने कहा है कि संदर्श और असंदर्श में क्या अंतर होता है, कि दोनों में हम एक को गणितीय क्रियाओं से बनाते हैं और एक को हम प्रकाश की सहायता से बनाते हैं। तो प्रकाश की सहायता से बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके अनुदृष्टि प्रक्षेप, जिसमें एक नोमोनिक, स्टीरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक। प्रकाश का केंद्र केंद्र में है, नोमोनिक प्रकाश का केंद्र विपरीत ध्रुव पर है, स्टीरियोग्राफिक प्रकाश का केंद्र अनंत दूरी पर है, ऑर्थोग्राफिक। फिर रचना विधि के आधार पर जब बेलन की कल्पना की जाती है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल शंकु की कल्पना की जाती है, तो शंक्वाकार या कॉनिकल, और जब हम एक टेंजेंट प्लेन
या किसी प्लेट या प्लेन कागज की कल्पना उसको स्पर्श करवाता है तो वो ऊर्ध्ववर्ती या जेनिथल कहलाता है। अब वो जेनिथल प्रोजेक्शन है कहाँ पर बन रहा है, तो वह स्पर्श तल जो है जैसे ऊर्ध्वाधर जेनिथल है, अगर ध्रुवों पर स्पर्श करता है तो उसे पोलर जेनिथल कहते हैं। ऊर्ध्ववर्ती के ही ये प्रकार है, जेनिथल, पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। अगर वह तल भूमध्य रेखा पर स्पर्श करता है तो उसे भूमध्य रेखा ऊर्ध्ववर्ती यानी उसे हम इक्वेटोरियल जेनिथल प्रोजेक्शन कहेंगे। और मिड लैटिट्यूड्स में है तो उसे हम तिरछे ऊर्ध्ववर्ती यानी ऑब्लिक्यू जेनिथल प्रोजेक्शन कहते हैं। कुछ परंपरागत होते हैं जिसमें सिनुसॉइडल मोल्विड का नाम प्रमुख है। सिनुसॉइडल को इंटरप्रेट भी बनाया जाता है, मोल्विड को भी इंटरप्रेट बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के प्रक्षेप हैं, उनको इस प्रकार से बनाया जाता है। धन्यवाद।